जय हिंद बच्चों, मेरा नाम है पवन कुमार और आप मेरे साथ पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर्स है ना, जो साइंस का चैप्टर्स था वो। आज हम लोग चैप्टर 6 पढ़ेंगे। चैप्टर 6 है कंबसन एंड फ्लेम। ये बात करते हैं सबसे पहले कंबसन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग अ सबस्टांस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड अंडरगोज केमिकल रिएक्शन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। बोला जाता है, देखिए दुनिया का कोई भी चीज़ अगर जलेगा, कौन सा चीज़ कम्बस्टिबल जो रहेगा, है ना, इनकम्बस्टिबल नहीं। जो ज्वलनशील है, जो जलने वाला चीज़ है, अगर हम उसको, दुनिया का कोई भी जलने वाला चीज़ अगर उसको हम जलाएंगे, है ना, किसके प्रेजेंस में, हवा के प्रेजेंस में या फिर आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तब उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, कंबसन बोलते हैं। ठीक है। और उस प्रोसेस में हमको क्या मिलेगा, अगर कोई भी चीज़ जलता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हमको हीट और लाइट मिलता है ना। कभी हीट ज़्यादा मिलेगा, कभी लाइट ज़्यादा मिलेगा, लेकिन दोनों मिलता है। आगे बढ़ते हैं। द सब्सटेंस विच बर्न्स इन द एयर आर कॉल्ड कंबस्टिबल्स। देखिए, तो अभी बताएं आपको कि जो भी चीज़, दुनिया का कोई भी चीज़ जो एयर या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है उसको कंबस्टिबल बोलते हैं। जैसे आपको देखिए पेपर हो गया, है ना, जैसे आपका सूखे पत्ते हो गया, है ना, आपका ड्राई लिप्स हो गया, या फिर वुड हो गया, सूखा लकड़ी हो गया, है ना, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, दीज हमारा कंबस्टिबल सबस्टांस। कुछ ऐसे भी सबस्टांस होते हैं जो नहीं जलते हैं, है ना, हवा के प्रेजेंस में, तो उसको इनकम्बस्टिबल सबस्टांस बोलते हैं। जैसे सॉइल ले लीजिए, ब्रिक ले लीजिए, है ना, सीमेंट ले लीजिए, ये सभी जलेगा क्या, नहीं जलेगा। तो दीज आर नोन एज इनकम्बस्टिबल सबस्टांस। अब इसमें बात करते हैं, ऑक्सीजन जो है ना वो कंबसन के लिए सबसे ज़्यादा इसेंशियल है। ठीक है। क्यों इसेंशियल है भाई? क्योंकि देखिए, जितने भी चीज़ को अगर लगभग को हम जलाते हैं, ठीक है, तो उसको जलाने के लिए ऑक्सीजन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऑक्सीजन हेल्प करता है इन बर्निंग, है ना। दुनिया की कोई भी चीज़ को जब जलाते हैं तो उसको जलाने में कौन हेल्प करता है, ऑक्सीजन। इसीलिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। फिर आपका ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंबसन हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है। देखिए, आपको बताया ना कि दुनिया की जब किसी भी चीज़ को जब आप जलाएंगे जो कंबस्टिबल होगा, है ना, तो उससे हीट और लाइट दोनों निकलेगा। कभी कभी हीट ज़्यादा निकलता है, लाइट कम निकलता है। कभी कभी लाइट ज़्यादा निकलता है, हीट कम। जैसे आप देखिए कोयला को जब जलाते हैं तो उससे हीट ज़्यादा निकलता है, लाइट कम निकलता है ना। लेकिन जब हम लोग वहाँ पे लालटेन के अंदर केरोसिन को जब जलाते हैं तो उसमें से लाइट ज़्यादा निकलता है, हीट कम निकलता है ना। तो वो अलग अलग सिचुएशन और अलग अलग हमारे पास जो कंबस्टिबल सबस्टांस है उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है। एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इग्निशन टेम्परेचर। क्या होता है इग्निशन टेम्परेचर, जानते हैं? इग्निशन टेम्परेचर इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच कंबस्टिबल सबस्टांस कैचेज फायर, है ना। तो देखिए, बोला जाता है कि कुछ चीज़ को जलाने के लिए हमको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं देना पड़ता है। जैसे कोयला है, तो कोयला के अंदर आप मैच स्टिक्स का जो है, मैच स्टिक्स को जला कर आप तो उसको कोयला को नहीं जला सकते हैं, है ना। लकड़ी को भी आप नहीं जला सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ को आप मैच स्टिक्स के थ्रू आसानी से जला लेते हैं। जैसे एलपीजी हो गया, केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि देखिए मैच स्टिक्स में फायर कैसे आता है, जब हम उसको फ्रिक्शन करते हैं तो उसमें फायर जनरेट होता है, और वो फायर जल्दी पकड़ लेता है कौन, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल। जबकि उसी फायर को आसानी से कोल नहीं पकड़ रहा, वुड नहीं पकड़ रहा। इसका मतलब वुड और कोल का इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है ना। तो बोला जाता है कि जब किसी भी कंबस्टिबल सबस्टांस को जलाने के लिए जो सबसे मिनिमम टेम्परेचर है ना उसका रिक्वायरमेंट होता है, कि वो मिनिमम टेम्परेचर जब उस सबस्टांस को मिलेगा तभी वो जल पाएगा, अदरवाइज नहीं जल पाएगा, है ना। तो देखिए, इग्निशन टेम्परेचर जो है आपका पेट्रोल, डीजल, ये सब का क्या है, कम है। इसीलिए इसको बोला जाता है हाई फ्लेमेबल सबस्टांस, है ना, बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ी से जलने वाला है। तो देखिए आगे बात करते हैं इसको, हम लोग फ्लेम क्या होता है ना। इट इज़ अ सम ऑफ सम और बर्निंग वेपर द सबस्टांस विच वेपोराइज ड्यूरिंग द बर्निंग गिव्स फ्लेम। एग्जाम्पल में लीजिए केरोसिन, ऑयल एंड आपको बोला जाता है मोल्टन वैक्स। तो देखिए फ्लेम मतलब जब आप लालटेन को जलाते हैं ना तो उसमें से आप देखते होंगे कि लंबा फ्लेम्स निकलता है ना, वो उसमें आप देखते होंगे कि ऊपर की तरफ उठता है।
या फिर सीधा समझिए कि जब हम कैंडल को जलाते हैं तो कैंडल के जलाने के ऊपर उसमें जो शेप बनता है, जो रेड कलर का और येलो कलर का और हल्का ब्लूइश कलर का भी उसमें जो पार्ट होता है ना, वो किसका पार्ट होता है, फ्लेम का पार्ट होता है। और ये कब बनता है, बोला जाता है कि जब भी हम किसी भी सबस्टांस को जलते हैं और वो वेपर बनकर जलता है ना, कैसा बनकर, वेपर बनकर जलता है। तो वेपर बनकर जब जलता है तो जिस एरिया में जो वेपर बनकर जलता है ना, उस एरिया में फ्लेम का फॉर्मेशन होता है या उसको फ्लेम बोलते हैं हम लोग, है ना। तो जैसे देखिए पुराने ज़माने में केरोसिन से लोग स्टोव का यूज़ करके खाना बनाते थे, है ना। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो स्टोव का यूज़ करके बनाते हैं। आप लोग के किसी के घर में होगा तो आप देखेंगे स्टोव को, है ना। तो उसमें जब एयर डालते हैं तो केरोसिन इज ए लिक्विड सब्सटेंस, है ना। तो लिक्विड से वो क्या हो जाता है, जब हम लोग एयर डालते हैं तो वो प्रेशराइज करता है उसको, और प्रेशराइज करता है तो वो वेपर के फॉर्म में उसको रिलीज करता है। और वहाँ पे जब हम लोग मैच स्टिक डालते हैं तो वहाँ से हमेशा वो प्रेशराइज होकर वेपर के रूप में निकलते रहता है और वो जलते रहता है। तो वो फ्लेम का फॉर्मेशन करता है ना। तो आप समझ गए होंगे कि जब भी कोई भी चीज़ जब वेपर के फॉर्म में बर्न होता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेम बोलते हैं। आगे बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर। तो देखिए आपको बोलना मुझे पहले कि देखिए पेट्रोल, डीजल, केरोसिन दीज ऑल आर हाईली इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। तो किसको बोला जाता है कि जो सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होगा उसको बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस बोलते हैं ना। तो आप किसको क्या होता है इग्निशन टेम्परेचर, कमेंट करके हमको बताइए। फिर बताते हैं आपको, फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग वन और मोर रिक्वायरमेंट एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग फायर, है ना। तो देखिए बोला जाता है कि अगर कहीं पर आग लग जाए तो उस आग को रोकने के लिए हमको क्या करना चाहिए, 3 चीज़ इसेंशियल होता है ना। जैसे अगर किसी भी चीज़ को जलाना है तो जलाने के लिए 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है। पहला क्या ज़रूरी है, पहला तो हमारे पास कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, है ना। दूसरा उसका इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, है ना। जब तक इग्निशन टेम्परेचर उसको नहीं मिलेगा तब तक वो जलेगा नहीं। और तीसरा उसको प्रॉपर सप्लाई किसका होना चाहिए, ऑक्सीजन का। तो अगर कहीं ऐसे जगह पर आग लग गया हो जहाँ पर हमको अगर ऑक्सीजन को रोकना पॉसिबल, तो ऑक्सीजन के सप्लाई को रोक देंगे। तो ऑक्सीजन का सप्लाई रुक जाएगा तो क्या होगा, आग बुझ जाएगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन उसको जलने के लिए एसेंशियल है। अगर ऑक्सीजन को हम नहीं रोक पा रहे तो हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे इग्निशन टेम्परेचर उसका बढ़ जाए। मान लीजिए अभी 10 डिग्री पर वो जल रहा है कोई भी सब्सटेंस, उसका इग्निशन टेम्परेचर 10 डिग्री, हम कुछ ऐसा तरीका अपना लिए जिससे उसका इग्निशन टेम्परेचर हम 50 डिग्री कर दिए, तब बताइए, तब तो उस पर जलेगा नहीं, है ना। और तीसरा अगर संभव हो तो हम लोग क्या करेंगे, जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसी को उस जगह से रिमूव कर देंगे, है ना। तब भी आपका जो बर्निंग हो रहा है वो बंद हो जाएगा। तो देखिए ये 3 चीज़ हुआ कि अगर कहीं पर आग लग जाए तो मतलब ये 3 चीज़ जलने के लिए एसेंशियल है। पहला हो गया आपका एयर, और दूसरा एयर या ऑक्सीजन, दूसरा हो गया आपका इग्निशन टेम्परेचर, और तीसरा आपका फ्लेमेबल या कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो तीनों में किसी एक को अगर सप्लाई बंद करेंगे तो आग बुझ जाएगा। आगे बात बोलता है इसमें कि देखिए वाटर इज कॉमनली यूज टू कंट्रोल फायर, है ना। हम लोग वाटर को भी यूज़ करते हैं। तो देखिए जब वाटर को डालते हैं ना किसी चीज़ पे तो हम लोग का मेनली क्या काम करता है, ऑक्सीजन वहाँ पर तो रहता ही है, और जैसे हमारे पास कंबस्टिबल सब्सटेंस रहता है, लेकिन हम उसके इग्निशन टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करते हैं। जब इग्निशन टेम्परेचर बढ़ गया तो आग बुझ जाएगा। फिर देखिए वाटर कैन नॉट बी यूज टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और ऑयल्स, है ना। तो देखिए बोला जाता है कि अगर तेल से लगा हुआ आग जो है ना, या ऑयल से जो लगा हुआ आग है, वहाँ पे हम लोग पानी का यूज क्यों नहीं करते। देखिए वो जहाँ सबसे पहले देखिए अगर कहीं पर तेल से आग लग गया, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, इससे लग गया है किसी जगह, तो उस जगह पर हम वाटर का यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर हम पानी का यूज करेंगे ना, तो देखिए हम लोग जानते हैं वाटर का डेंसिटी ऑयल के डेंसिटी से ज़्यादा होता है, तो ऑयल नीचे चला जाएगा, और जो आपका ऑयल है सॉरी वाटर नीचे चला जाएगा क्योंकि वाटर का डेंसिटी ज़्यादा हुआ, और ऑयल उसके ऊपर आ जाएगा। ऑयल उसके ऊपर आ जाएगा तो क्या करेगा, ऑयल उसके ऊपर फ्लोट करने लगेगा और वो और तेज़ी से जलने लगेगा। इसीलिए
बोला जाता है कि जहाँ पे तेल से आग लगता है उस जगह पर हम लोग वाटर का यूज़ नहीं करेंगे। और दूसरा, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में भी जो आग लग जाता है, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट से आग लगे, वहाँ पे पानी का यूज़ नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि देखिए वाटर भी है ना, वाटर के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी एज ए कंडक्टर काम करता है कुछ हद तक, है ना। तो इसलिए हम लोग वाटर का यूज़ नहीं करते हैं। वहाँ पे जो लोग यूज़ कर रहे हैं वाटर को, उसको बुझा नहीं हो सकता, उनको भी प्रॉब्लम में आ जाए, है ना। तो इस वजह से फिर आपका है कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ combustion such as rapid combustion, spontaneous combustion and explosion combustion, है ना। तो देखिए बहुत सारा टाइप का कम्बसन है आपका। तो देखिए आपका रैपिड कम्बसन होता है, स्पॉन्टेनियस कम्बसन होता है, एक्सप्लोशन कम्बसन होता है ना। तो रैपिड कम्बसन क्या हुआ कि जब किसी भी चीज़ को जला रहे हैं वो तेज़ी से जल रहा है, कंटिन्यूस मैनर में, है ना, बहुत तेज़ी से जला। जैसे हम लोग पेट्रोल को चलाएंगे तो बहुत तेज़ी से जलेगा, तो रैपिड कम्बसन का एग्जांपल हुआ। स्पॉन्टेनियस कम्बसन क्या हुआ कि जैसे मतलब जिसके अंदर कम्बसन है जो रेगुलर नहीं हो रहा है, कोई इंटरवल ऑफ टाइम पे हो रहा है ना। इंटरवल ऑफ टाइम मतलब क्या होता है, अभी हुआ, फिर बाद में होगा, फिर बाद में होगा, फिर बाद में होगा, है ना। एक तरीका से आप इस कम्बसन को स्पॉन्टेनियस कम्बसन का कौन एग्जाम्पल हो गया, वोल्केनो वगैरह हो गया, है ना। वोल्केनो एरप्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस कम्बसन में वहाँ पे होता है, थोड़ी देर पे होता है, मतलब कुछ साल के बाद होता है, कुछ साल के बाद, इस तरीके से। अब देखिए एक्सप्लोशन कम्बसन किसको बोलते हैं, जिस कम्बसन अंदर मतलब बहुत ज़्यादा लाइट निकले, हीट निकले और बहुत ज़्यादा धमाका हो, उसको एक्सप्लोशन बोलते हैं। जैसे कोई बम का फटना, है ना। तो बम फटता है, क्या होता है, हीट निकलता है, लाइट निकलता है और धमाका भी बहुत तेज से होता है। तो दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लोशन कम्बसन। आगे बात करते हैं इसमें, देर आर देखिए थ्री डिफरेंट जोन ऑफ फ्लेम। फ्लेम कब बोला जाता है कि 3 जोन होता है ना। पहला आपका होता है डार्क जोन होता है, दूसरा आपका ल्यूमिनस जोन होता है और तीसरा नॉन ल्यूमिनस जोन होता है। देखिए ल्यूमिनस का मतलब हो गया क्या कि जिस हिस्सा में मतलब आपका लाइट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो फ्लेम का 3 पार्ट हो गया। तो एक तो डार्क वाला हिस्सा हो गया, है ना, जो आपका मतलब ब्लैक दिखाई देता है। हम लोग अगर देखेंगे आप फ्लेम को तो बीच में ब्लैक नज़र आता है ना, तो वो फ्लेम डार्क एरिया हो गया। फिर आपका ल्यूमिनस पार्ट होता है, जिसके कारण ल्यूमिनस मतलब होता है चमकना, है ना। तो जिसके कारण हमको आसपास प्रकाश दिखाई देता है, लाइट दिखाई देता है, चमक दिखाई देता है, उसको ल्यूमिनस जोन बोलते हैं। फिर होता है नॉन ल्यूमिनस जोन। नॉन ल्यूमिनस जोन 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 के पास में होता है नॉन ल्यूमिनस जोन, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है नॉन ल्यूमिनस जोन में, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा कम लाइट करता है। बहुत ज़्यादा कम लाइट करेगा तो क्या होगा कि मतलब कम दिखाई देगा हमको। फिर आपका आइडियल फ्यूल इज चीप। बोला जाता है कि देखिए अब इंसान है हम लोग, है ना, हम लोग को ऐसा तो नहीं है रोज़ दिन आइडियल फ्यूल का मतलब फ्यूल तो हम लोग को लाइफ का हिस्सा है। जिस तरीक़ा से आज इलेक्ट्रिसिटी हमारे लाइफ का हिस्सा बन गया है, तो आज तो इलेक्ट्रिसिटी से लोग गाड़ी चार्ज करके आ जाना शुरू कर दिए, लेकिन सभी तो नहीं जा रहे हैं, है ना। तो सब लोग फ्यूल का यूज़ कर रहे हैं। कैसे, खाना हम लोग के घर में एलपीजी पे बनता है, तो एलपीजी भी एक फ्यूल है ना। कहीं आते जाते तो पेट्रोल डीजल है, तो वो भी फ्यूल है हमारे लिए, है ना। तो फ्यूल कैसा होना चाहिए, तो बोला जाता है कि एक आइडियल फ्यूल जो है वो सस्ता होना चाहिए, तभी तो लोग खरीदेगा। अगर मान लीजिए हमारे पास सब आदमी हैं, गांव में लोग क्यों नहीं एलपीजी पे खाना बनाना पसंद करते हैं, जबकि उनका लाइफ वो उतना अच्छा नहीं, वो सभी जानते हैं, बहुत सारे गांव में लोग भी जानते हैं ना कि एलपीजी पे खाना बनाने से उनके लाइफ इशूज कम होंगे, है ना, हेल्थ प्रॉब्लम कम होंगे, लेकिन फिर भी नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है ना कि सस्ता नहीं है एलपीजी, हमारे औकात से बाहर है ना, मतलब महंगा ज़्यादा है। तो चीप नहीं है तो सस्ता होना चाहिए ताकि गरीब आदमी भी यूज करे। दूसरा रेडली अवेलेबल, है ना। रेडली अवेलेबल मतलब आसानी से अवेलेबल हो जाए। अब बताइए कि कोई आदमी गांव में रह रहा है, अब उसको एलपीजी का सिलेंडर है 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर जब भरवाने के लिए जाना पड़ेगा, जब ख़त्म हो जाएगा तो वो सोचेगा अरे यार बहुत टेंशन है ना। नहीं, मतलब आसानी से उसको घर तक आ जाए, है ना, तो वो रेडली अवेलेबल हो। दूसरा है रेडली कम्बस्टिबल हो। देखिए रेडली कम्बस्टिबल मतलब अगर हम लोग देखिए वो बढ़िया से जलना भी तो चाहिए, है ना। जैसे एलपीजी मानते बहुत ही खूबसूरत आपका फ्यूल है, वो जल रहा है ना। लेकिन हमको ऐसे फ्यूल को ले आए जो 15-20 किलोमीटर जा रहे हैं, या फिर हमारे घर के आसपास आके दे जा रहे हैं, है ना। घर के आसपास भी दे के जा रहा है, चीप भी है, लेकिन क्या बोलता है उसके अंदर जो है कम्बस्टिबल बहुत अच्छा नहीं है, जलता बहुत बढ़िया से नहीं है। हम लोग उसको यूज ही नहीं करेंगे, नहीं जलेगा बढ़िया से तो खाना बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट है। तो देखिए
ये जो है अवेलेबल एक जगह से दूसरी जगह या हर जगह अवेलेबल आसानी से ही कारण होगा ना, ये ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी बढ़िया हो ताकि उसको कहीं से भी ले जा सके। देखिए सरेंडर रहता है, उसको लुढ़का के सर पे रख के दो लोग पकड़ के आसानी से छत पे कहीं भी रूम में इधर उधर लेके चले जाते हैं ना। लेकिन कुछ इस तरीक़ा से मान लीजिए हमारा एलपीजी के सिलेंडर का स्ट्रक्चर होता है कि हमको लाने ले जाने में बहुत प्रॉब्लम होता, प्रॉब्लमेटिक होता, तो हम लोग यूज़ नहीं कर पाते उसको, है ना। तो और सबसे इम्पोर्टेंट जो क्या होना चाहिए चीज़ है हाई कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू आपको बताए थे, है ना। कि मान लीजिए कि हाँ कोई आदमी है, एक राम नाम का लड़का, एक श्याम नाम का लड़का, है ना। दोनों के पास 1-1 केजी फ्यूल है। तो राम के पास जो फ्यूल है तो उसका कैलोरीफिक वैल्यू है, मान लीजिए कि 1 केजी कोयला है तो उससे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, सीधा समझिए, है ना। मतलब उसकी मम्मी वो उस फ्यूल से ज़्यादा देर तक खाना बनाते हैं। और श्याम का मम्मी है जो 1 केजी, जो दोनों के पास अलग अलग फ्यूल है लेकिन मात्रा 1-1 केजी है। तो श्याम का मम्मी है जो 1 केजी फ्यूल से कम देर तक खाना बनाते हैं। सीधा समझिए कि राम का मम्मी है जो 2 दिन तक खाना बनाते हैं, है ना, उस फ्यूल को इस्तेमाल करेगा। श्याम का मम्मी एक ही दिन खाना बना पाते हैं उस 1 केजी फ्यूल को यूज़ करके। तो इसका मतलब क्या हुआ, राम का मम्मी 2 दिन बनाए, ज़्यादा टाइम खाना बनाए, है। तो इसका मतलब उसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए होगा, है ना। तो समझ गए होंगे आप कि देखिए जब किसी भी फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू जब बात करते हैं तो बोला जाता है कि वो 1 केजी में कितना एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो जो जिसका जितना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा उसका कैलोरीफिक वैल्यू उतना ही ज़्यादा होता है ना। और जब कम प्रोड्यूस करेगा उसका कैलोरीफिक वैल्यू कम होगा। तो कम कैलोरीफिक वैल्यू वाला सब फ्यूल हमारे लिए यूज़फुल नहीं होता। इट डज नॉट प्रोड्यूस गैसेस। और साथ में क्या होना चाहिए, जो जिसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होता है वो कम गैसेस को प्रोड्यूस करता है और कम रेसिड्यू को प्रोड्यूस करता है। तो इससे हमारा इन्वायरमेंट भी कम पॉल्यूट होता है। देखिए एलपीजी का जो है कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए एलपीजी को जब जलाते हैं तो क्या ऐसे निकलता है, क्या नहीं निकलता, रेसिड्यू निकलता है, नहीं। तो इसके कारण पॉल्यूशन भी कम होगा, है ना। आप रोड पर देखें बहुत सारा गाड़ी है जो केरोसिन से चला लेता है लोग, तो उसमें देखिए बहुत धुआं देता है। तो वो क्या करें, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करा। लेकिन एलपीजी से आप खाना बनाते तो ऐसा निकलता, कभी नहीं निकलता। तो वो पॉल्यूट ही नहीं करेगा इन्वायरमेंट को ना। फिर बोलता है फ्यूल डिफर्स इन देयर एफिशिएंसी एंड कॉस्ट। तो फ्यूल क्या होता है कि डिफर करता है एफिशिएंसी एंड कॉस्ट में। जैसे देखिए एलपीजी महंगा है ना, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी महंगा है, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में आपका पेट्रोल सस्ता है, पेट्रोल के रिस्पेक्ट में डीजल सस्ता है, डीजल के रिस्पेक्ट में केरोसिन सस्ता है ना, केरोसिन के रिस्पेक्ट में आपका कोयला सस्ता है। तो क्यों, क्योंकि देखिए सभी का मतलब एफिशिएंसी भी अलग अलग है, तो इसीलिए कॉस्ट प्राइस भी अलग अलग है। और साथ में सभी जो है अवेलेबल, चीप और अलग अलग तरीक़ा से, है ना। इस तरीके से देखते हम लोग फ्यूल एफिशिएंसी जो एक्सपेक्टेड इन टर्म ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, जैसा आपको बता दिया हमने, विच इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ किलो जूल पर केजी, है ना। तो देखिए कैलोरीफिक वैल्यू का क्या होता है, किलो जूल पर केजी। मतलब अभी आपको बता रहे थे कि 1 केजी में कितना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो मान लीजिए राम का मम्मी जो अभी बता रहे थे 1 केजी में 800 किलो जूल एनर्जी यूज कर पाते हैं, जबकि श्याम का मम्मी 1 किलो में 400 किलो जूल ही एनर्जी प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो राम का मम्मी खाना ज़्यादा देर बना रहे थे, तो क्या कारण था, कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा था। आगे बात करते हैं टाइप ऑफ फ्यूल। देखिए टाइप ऑफ फ्यूल है जो 3 टाइप का होता है, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, गैस फ्यूल। सॉलिड फ्यूल तो आप समझ ही गए होंगे, है ना, कि जो रूम टेम्परेचर पे जो भी फ्यूल है, जो रूम टेम्परेचर, इंडिया में रूम टेम्परेचर का मतलब कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे जितना भी सबस्टांस है जो आपका सॉलिड में रहेगा उसको हम लोग सॉलिड फ्यूल बोलते हैं। जैसे आपका हो गया कोल, कोक, वुड, चारकोल, etc। लिक्विड किसको बोलते हैं कि वोलेटाइल लिक्विड जो होता है ना, विच प्रोड्यूस कम्बस्टिबल वेपर, जो मतलब रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा, उसको बोलेंगे वोलेटाइल लिक्विड। जैसे हो गया पेट्रोल, केरोसिन, अल्कोहल, डीजल, है ना। गैस फ्यूल तो समझ गए होंगे कि जो इसका नेचर कैसा होगा, गैसेस होगा, उसको गैसेस फ्यूल बोलेंगे, है ना। तो एग्जांपल में हो गया आपका नेचुरल गैस, है ना, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी, बायोगैस, कोल गैस, etc। अब देखिए इफेक्ट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल, है ना। जब फ्यूल को जलाते हैं तो क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोल रिलीजेज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। जब हम लोग कोयला को जलाते हैं, खासकर लकड़ी को जलाते हैं, तो इस पेट्रोलियम को जलाते, पेट्रोलियम मतलब केरोसिन, डीजल, पेट्रोल को,
तो उससे क्या होता है, कार्बन पार्टिकल्स निकलता है ना। क्योंकि आप कोयला जलाते हो तो देखते होंगे वहाँ पर धुआं निकलता है, आप उस पर हाथ रखिएगा आपको कपड़े पे जाएगा तो ब्लैक ब्लैक स्पॉट बन जाता है। तो किसके कारण, वो कार्बन पार्टिकल्स के कारण बन जाता है जो जलता नहीं। दीज आर डेंजरस पोल्यूटेंट कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिजीज सच एज अस्थमा, है ना। तो देखिए अगर कोई आदमी ज़्यादा देर तक उसके कॉन्टेक्ट में रहता है तो क्या होगा, अस्थमा हो जाएगा, क्योंकि उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू उसके लंग्स में जा रहा है ना, तो वो उसके प्रॉब्लम को बढ़ाएगा, उसके बॉडी हेल्थ इश्यूज को बढ़ाएगा। दूसरा है इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ कार्बन फ्यूल गिव कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज ए पॉइजनस गैस। तो देखिए बोला जाता है कि अगर कंबस्टिबल सब्सटेंस जो है उसका कंप्लीट कंबसन नहीं होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, कंप्लीट कंबसन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, एक बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक गैस है, मतलब जहरीली गैस है ना। तो ऐसे जहरीली गैस को जब हम लोग यूज करेंगे तो वो हमारे बॉडी में जाएगा तो हम लोग क्या होगा, हम लोग तो भगवान के पास बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, है ना। तो इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है नहीं प्रोड्यूस होना चाहिए, है ना। और नहीं कब प्रोड्यूस होगा, जब उसका प्रॉपर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्निंग होगा। आगे बात करते हैं इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज बिलीव्ड टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग, है ना। तो देखिए दूसरा बोला जा रहा है कि जब हमारे पास 1850 के आसपास पूरे वर्ल्ड में है जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हुआ था, और आज हम लोग जब 2020 में बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है का हुए लगभग 150 साल हो गया। तो 150 साल में बोला जाता है कि अर्थ का जो ऑन एन एवरेज टेम्परेचर है वो लगभग 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने वाला है। 1.5 डिग्री बढ़ चुका, आधा डिग्री और बढ़ेगा तो 2 डिग्री बढ़ जाएगा। और जैसे ही 2 डिग्री बढ़ जाएगा अर्थ तबाह होना शुरू हो जाएगा, मतलब अर्थ पे हम लोग का लाइफ तबाह होना शुरू हो जाएगा। हम लोग नहीं रहेंगे तो अर्थ पे जो इतना खूबसूरती है वो तो फिर नेचर का दिया हुआ ये है ना, वापस छिनेगा ही। तो इसलिए बोला जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए कि मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल करना चाहिए। और कंट्रोल करने का क्या उपाय है, पेड़ लगाइए, है ना। हम लोग को एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, जहाँ पर भी मौका मिले आप पेड़ लगाइए जाके, है ना। तो ये चीज़ है। नहीं है तो कम से कम सीड्स को जहाँ तहाँ प्लांट कर दीजिए ताकि वो रेनी सीजन में क्या हो, ग्रो हो, जिससे हमारे अर्थ के कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल करने में हेल्प हो। आगे बात करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजॉल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन, है ना। एंड इट इज़ अ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप बिल्डिंग एंड सॉइल। बोला जाता है देखिए कि जो है ना जब हम लोग जलाते कोयला मोला को तो उससे और बहुत सारे जब हम लोग फ्यूल को जलाते तो उससे सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है। तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है जो एयर में जाकर मिक्स हो गया है ना, क्योंकि एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो इसमें सभी गैस मिक्स है। तो इसमें जाकर जब ये सब हार्मफुल गैस मिक्स हो जाता है और जब हम लोग क्या होता है हमारे अर्थ से जब वाटर वेपर उड़ता है क्लाउड बनाने के लिए तो उसके साथ ही मिक्स हो जाता है, और जब मिक्स हो जाता है तो अर्थ पे वापस आता है ना। तो ये क्या काम करता है, रेनफॉल का होने का काम करता है। रेन वाटर के साथ जब धरती पे आता है एसिड बना लेता है, तो वो क्या करता है उसको हम लोग एसिड रेन बोलते हैं ना, एसिडिक रेन हो रहा है। तो वैसे रेन में हम लोग को नहीं नहाना चाहिए। ऐसे भी बोला जाता है कि इसीलिए हम लोग को मम्मी डांटते हैं घर में, है ना, कि देखिए आप साल का जो पहला बारिश होता है खास करके उसमें तो बिल्कुल नहीं नहाए, ये है ना, क्योंकि बहुत सारे जो एटमॉस्फेयर का जो गंदगी है वो बारिश के साथ आता है। तो उसमें हम लोग नहाने पे इचिंग हो जाता है, बॉडी में स्किन प्रॉब्लम हो जाता है ना, स्किन डिजीज होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये सभी कारण है कि वहाँ पे बहुत सारा जो आपका अनयूजफुल गैसेस का जो मिक्सचर है वो आपका क्लाउड में मिक्स होकर उसके साथ एसिड का फॉर्मेशन कर लिया है जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुँचा रहा है। तो इससे बचना चाहिए हम लोग को, है ना। तो ये एसिड क्या काम करता है, क्रॉप को ख़राब करता है, बिल्डिंग को ख़राब करता है, सॉइल को ख़राब करता है, सॉइल पर गिरेगा तो हमारे बॉडी पर गिरेगा तो हमको भी ख़राब कर देगा, है ना। तो इसलिए बचना चाहिए। अब देखिए बोला जाता है अनबर्न कार्बन पार्टिकल इन एयर आर डेंजरस पोल्यूटेंट कॉजिंग द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। मैं भी आपको बता दिए है ना कि जो बिना जले हुए कार्बन का जो पार्टिकल होता है वो हमारे डेंजरस पोल्यूटेंट पार्टिकल्स है। फिर बोलता है इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ फ्यूल गिव्स पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। जब क्या होता है, जब इनकम्प्लीट कंबसन होता है तो कौन सा गैस में प्रोड्यूस होता है, कौन सा पॉइजनस गैस या टॉक्सिक गैस प्रोड्यूस होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, है ना। अब बोला जाता है इंक्रीज परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर किसके साथ लिंक किया जाता है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है आपका
कि हमारा अर्थ का टेम्परेचर को बढ़ना है ना, सीधा समझे भी। उसके बारे में बाद में एक टॉपिक है, बता देंगे आपको, है ना, कि हमारा अर्थ के जब टेम्परेचर जिसके कारण बढ़ रहा है, बढ़ने के प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोल रहे हैं ना। फिर देखिए आपका ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन प्रोड्यूस, कौन सा प्रोड्यूस करता है भाई, किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, बर्निंग ऑफ कोल, डीजल, पेट्रोल, है ना, जो है सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ जो सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज होता है वो किसके जलाने पे होता है, कोयला और पेट्रोलियम को, है ना। तो ये क्या काम करता है, एसिड बनाने का काम करता है। और ये एसिड है जो एसिड रेन के थ्रू धरती पे आता है ना, और जिसको वो नुकसान पहुंचाता है, क्रॉप को, बिल्डिंग को, सॉइल को, और इंसान की बॉडी पे गिरेगा तो इंसान को भी, है ना, स्किन डिजीज हो जाता है। चलिए उम्मीद करते हैं चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।